मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू सृजन एकेडमी। आज हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे भारतीय इतिहास की शुरुआत होती है। इसे एक तरह से भारतीय इतिहास का पहला पन्ना कहा जा सकता है। आज हम इसी टॉपिक को बहुत ही बारीकी और बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या जानेंगे हम इस चैप्टर में। देखिए, सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्शन होगा, जनरल इंट्रोडक्शन जिसे कहते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि संस्कृति और सभ्यता में अंतर क्या होता है, यानी डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। इसके बाद हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई और किसने की। इसके बाद हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार यानी एक्सपेंशन हड़प्पा सभ्यता का कितना था। इसका मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता किन किन जगहों पर फैली हुई थी। इसके बाद हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या थी, वहां पर गलियों का कैसे निर्माण किया जाता था, वहां घर कैसे होते थे। इसके बाद हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में आर्थिक स्थिति कैसी थी। इसका मतलब हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अपना जीवन यापन करने के लिए किन किन तकनीकों का प्रयोग करते थे, वहां पे कृषि कैसी थी, अगर वहां व्यापार होता था तो वह कैसा था। इसे कहेंगे हम इकोनॉमिक लाइफ। इसके अलावा वहां की सोशल लाइफ कैसी थी। सोशल लाइफ का मतलब हुआ या वहां के लोगों में समाज के किन नियमों का पालन किया जाता था। इसके बाद हम देखेंगे रिलीजियस लाइफ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसका मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक स्थिति कैसी थी, क्या वहां कोई धर्म था, और अगर धर्म था तो वो कैसा धर्म था। इसके बाद हम देखेंगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसका मतलब है कि क्या हड़प्पा सभ्यता में राजा हुआ करते थे, या वहां पर कौन सी अथॉरिटी थी जो उस पूरी सिविलाइजेशन को कंट्रोल करती थी। और इन सब बातों के बाद हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का आखिर पतन, इसका डिक्लाइन कैसे हुआ, ये हड़प्पा सभ्यता क्यों खत्म हुई, कब हुई और कैसे हुई। तो इसी के साथ हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले सभ्यता और संस्कृति में अंतर समझते हैं। देखिए, सभ्यता का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र का आर्किटेक्चर कैसा है। आर्किटेक्चर का मतलब हुआ कि हम किसी भी अगर क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो उस रीजन में घरों का निर्माण कैसे किया गया था, उस घर की छतें किस तरह की बनाई जाती थी, उस घर की दीवारें किस तरह की होती थी, उस पूरे शहर में गलियां कैसे बनाई जाती थी, उस पूरे शहर में सड़कों का निर्माण कैसे किया जाता था। अगर हम इन सभी आर्किटेक्चरल चीजों की बात करें तो इसे सभ्यता कहा जाता है। यानी सभ्यता का मतलब केवल किसी भी स्थान की भौतिक अवस्था से होता है, जबकि संस्कृति का मतलब उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के खान पान का तरीका, रहने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, उनकी भाषा, उनकी बोली, इन सभी एलिमेंट्स को संस्कृति कहा जाता है। अब देखिए, सभ्यता को देखकर संस्कृति का पता लगाया जा सकता है, लेकिन संस्कृति को देखकर सभ्यता का पता नहीं लगाया जा सकता। ऐसा क्यों? देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूं जिससे आप एक बार समझ पाएंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमने किसी झोपड़ी को देखा। अब झोपड़ी एक सभ्यता है क्योंकि झोपड़ी अपने आप में एक आर्किटेक्चरल चीज है। उस झोपड़ी को देखकर हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि उस झोपड़ी में रहने वाले लोग किस तरह से रहते होंगे, किस तरह का खाना खाते होंगे, या उनके कपड़े पहनने का ढंग कैसा होगा। लेकिन सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी व्यक्ति को देखकर, किसी एक इंसान को देखकर, किसी एक इंसान के कपड़ों को देखकर, किसी एक इंसान के खाने पीने के तरीकों को देखकर अगर ये पता लगाना हो कि वो किस तरह के घर में रहता होगा, तो ये थोड़ा सा नामुमकिन हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि हम सभ्यता को देखकर संस्कृति का पता लगा सकते हैं, लेकिन संस्कृति को देखकर सभ्यता का पता नहीं लगाया जा सकता। अब आपको इस बात का अंदाजा लग रहा होगा कि हम हड़प्पा के साथ में सभ्यता शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं। क्योंकि हम हड़प्पा शहर के घरों का निर्माण, वहां की दीवारों के डिजाइन, गलियों के प्रकार, इन सब का पता लगाते हैं, इसीलिए उसको हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया है। देखिए, सभ्यता से अभिप्राय किसी क्षेत्र की भौतिक अवस्था से होता है। भौतिक अवस्था से मतलब वहां का आर्किटेक्चर। उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र के घर बनाने की कला, दीवारों की डिजाइन, गलियों के प्रकार, ये सभी सभ्यता के अंग माने जाएंगे। इसलिए यह भौतिक क्षेत्र की प्रगति का सूचक होती है। इसका मतलब यह हुआ कि सभ्यता किसी भी क्षेत्र की भौतिक स्थिति को बताती है। सूचक मतलब होता है इंडिकेटर।
अब देखो, इसके ठीक उलट संस्कृति का मतलब क्या होता है? किसी भी क्षेत्र के रहन सहन के तरीके, खान पान के तरीके, यानी वहां पर जो भी व्यक्ति रह रहे होंगे वो किस तरह से खाना पीना खाते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, उनकी भाषा क्या है, उनकी बोली क्या है, ये सभी संस्कृति का अंग माने जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर देखिए, सभ्यता को देखकर संस्कृति का पता लगाया जा सकता है, लेकिन संस्कृति को देखकर सभ्यता का पता नहीं लगाया जा सकता। उम्मीद है इस बात को आप समझ पाए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज आखिर कब हुई और कैसे हुई। एक्चुअली में क्या होता है कि 1600 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी प्रवेश करती है और वो व्यापार करने के लिए आती है, लेकिन 1757 में बंगाल में जो जगह पड़ती है प्लासी, कंपनी प्लासी का युद्ध करती है बंगाल के नवाब से, और इसके बाद बंगाल का पूरा क्षेत्र वो अपने कब्जे में कर लेती है और इसके बाद बंगाल का पूरा क्षेत्र कंपनी के कब्जे में आ जाता है, जहां से कंपनी भारत में अपनी राजनीतिक पकड़ स्थापित कर लेती है और कंपनी का रूल स्टेबलाइज हो जाता है और इसके बाद कंपनी का शासन भारत में चलता रहता है। कहानी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते बढ़ते एक समय आता है 1853 का। ये समय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1853 में भारत में पहली बार रेलवे की शुरुआत की जाती है और जब रेलवे की शुरुआत की जाती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी इंजीनियर हैं वो सभी भारत में रेलवे की पटरी को बिछाना शुरू करते हैं। जब रेलवे की पटरी बिछाई जाती है तब पंजाब वाले इलाके में, पंजाब मतलब भारत का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब, तो पूरे पंजाब वाले इलाके में एक अनोखा दृश्य देखने को मिलता है। वो दृश्य ये होता है कि कंपनी के अधीन जो भी मजदूर पटरी बिछाने का काम कर रहे होते हैं उन्हें एक ऐसी जगह पता चलती है जहां थोड़ा सा भी हाथ डालने पर जमीन से ईंटें निकलती हैं और ऐसा लगातार कई बार होता है। जब इस बात का पता एएसआई को लगता है, एएसआई का मतलब है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तब एएसआई उस पूरे इलाके को कवर करती है, क्योंकि अगर किसी क्षेत्र की जमीन में से ईंटें निकल रही हैं तो इसका सीधा एक ही मतलब है कि किसी जमाने में उस क्षेत्र में घर या पूरी सभ्यता रही होगी। लेकिन कुछ टाइम बाद ही एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस चीज को नजरअंदाज कर देती है। आगे चलकर 1875 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक इंजीनियर अलेक्जेंडर कनिंघम को एक मोहर प्राप्त होती है। अब कनिंघम इस बात का पता नहीं लगा पाता कि वो मोहर किस समय काल की है, यानी उस मोहर का टाइम पीरियड कितना है, इसलिए कनिंघम भी उस मोहर को नजरअंदाज कर देता है। कहानी आगे बढ़ती है। 1920-21 के आसपास एएसआई के एक आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी वो पंजाब में स्थित हड़प्पा शहर की पूरी खुदाई करवाते हैं और उसके बाद खुदाई में एक पूरी विशाल सभ्यता निकलती है। जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में देखा होगा, एक इमेजेस में दोबारा दिखा देता हूं। देखिए, ये जो पूरा आपको चित्र दिख रहा है ये हड़प्पा सभ्यता का है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हड़प्पा शहर की खुदाई की जाती है तब एक पूरी विशाल सभ्यता का पता चलता है। जैसे ही इस बात का पता चलता है, अगले ही साल यानी 1922 में आर.डी. बनर्जी नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट मोहनजोदारो, जो कि इसी सभ्यता का एक अंग था, उस शहर की खुदाई करवाते हैं। इसके बाद पता चलता है कि मोहनजोदारो तो हड़प्पा से भी ज्यादा विकसित था और इस तरह ये पूरी सभ्यता हमारी नजरों के सामने आती है। चलिए अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने देख लिया था। देखिए, ये एक चित्र है हड़प्पा सभ्यता का कि वहां के लोगों का जीवन किस तरह का हुआ करता था और वो अपनी दिनचर्या कैसे बिताते थे। अब हम समझते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज। तो हड़प्पा सभ्यता न केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व की कांस्यकालीन सभ्यताओं में एक महान सभ्यता थी। कांस्यकालीन का मतलब हुआ ये, हड़प्पा सभ्यता में अगर मूर्तियां बनी हैं, अगर खिलौने बने हैं, अगर गहने बने हैं, तो वो सभी कांस्य धातु के बने हैं। कांस्य धातु टिन यानी जिसे हम रांगा कहते हैं प्लस तांबा, तो कांस्य धातु जो बनती है वो रांगा प्लस टिन, रांगे और टिन को जोड़कर बनाई जाती है। तो इस सभ्यता में जो भी हमें मूर्तियां देखने को मिलती हैं वो सभी कांस्य की बनाई जाती थी, इसलिए इसको कांस्यकालीन सभ्यता भी कहा जाता है। और यह एक
नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता का मतलब है कि यह एक शहरी सभ्यता थी। यहाँ के लोग गांव की तरह नहीं रहते थे, बल्कि शहरों की तरह रहा करते थे। और यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं की समकालीन थी। इसका मतलब हुआ कि जिस समय भारत में हड़प्पा सभ्यता चल रही है, उसी समय इराक में मेसोपोटामिया और मिस्र, जो कि अफ्रीका का एक देश है, वहां अपनी सभ्यताएं चल रही हैं। और जरूर मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के लोगों का हड़प्पा सभ्यता के लोगों के साथ संपर्क रहा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत 1921 में दयाराम साहनी और मधो स्वरूप वत्स ने पंजाब के हड़प्पा नामक स्थान पर की। और कैसे की? क्योंकि पंजाब में जो हड़प्पा नाम की एक जगह पड़ती है, वहां पर उन्होंने खुदाई चालू करवाई। अगले ही साल आर.डी. बनर्जी, जिनका पूरा नाम है रखालदास बनर्जी, उन्होंने मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई। और दोनों को यहां से जो भी मोहरें मिली, यानी रखालदास बनर्जी को और दयाराम साहनी को, यहाँ से जो भी लिपि मिली और यहाँ से जो भी कलाकृतियां मिली, वो सभी एक जैसी थी। अब इस बात से ये पता लग चुका था कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक ही सभ्यता के अंग थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको नाम दिया सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। ये सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु सभ्यता इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि इस सभ्यता में जो भी शहर खोजे गए थे, वो अधिकतर सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे। लेकिन ये केवल शुरुआत में था। बाद में आगे जाकर पता चला कि यह सभ्यता बहुत दूर के क्षेत्रों तक फैली हुई थी, जैसे राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी पंजाब और गुजरात। और क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा शहर की खोज हुई थी, इसीलिए इस आधार पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। लेकिन कहानी की शुरुआत 1921 से नहीं होती। जैसा कि मैंने बताया था कि इस कहानी की शुरुआत 1853 से तब होती है जब भारत में रेलवे लाइन बिछाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1921 में दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी के पहले भी 19वीं शताब्दी का मतलब हुआ 1801 से लेकर 1900 तक। 19वीं शताब्दी के मध्य का मतलब हुआ, ये बात लगभग जो हो रही है वो 1853 के आसपास की हो रही है। तो 19वीं शताब्दी के मध्य आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI, इसके पहले डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्होंने पुरातात्विक खुदाई शुरू करवा दी, जैसे कि मैंने बताया था। और क्यों करवाया था? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो मजदूर लगे थे, उन्होंने बताया था कि हमें एक ऐसा शहर मिला है जहां की जमीन में थोड़ा सा भी हाथ डालने पर ईंटें निकल रही हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अलेक्जेंडर कनिंघम ने वहां पर खुदाई शुरू करवाई थी। अच्छा, उस समय जो भी आर्कियोलॉजिस्ट होते थे, वो अपनी खोजों के लिए लिखित स्रोतों यानी रिटन सोर्सेस यानी साहित्य और अभिलेखों पर ही निर्भर हुआ करते थे। साहित्य और अभिलेखों पर निर्भर का मतलब यह है कि जब हम किसी भी इतिहास का पता लगाते हैं, तो हम या तो साहित्य में या तो अभिलेख में क्या लिखा होता है, इस चीज पर निर्भर रहते हैं। और कनिंघम साथ ही साथ उस वक्त के जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन सबका जो इंटरेस्ट था वो एक ऐसे इतिहास को पता लगाने में था जिनके साहित्य और अभिलेख मौजूद हों। इसीलिए कनिंघम का जो इतिहास को जानने में इंटरेस्ट था, वो उस समय का था जब भारत में चीनी बौद्ध यात्री आए थे। इसका मतलब 4वीं से 7वीं शताब्दी वाले टाइम पीरियड में जब चीनी बौद्ध यात्री भारत में आते हैं, तो वो अपने विवरण भी लिखते हैं। विवरण का मतलब हुआ है एक तरह से डायरी। जब चीनी बौद्ध यात्री भारत में आते हैं, तो भारत में वो जो कुछ देखते हैं उन सबको एक डायरी में कैद करते हैं, जिसको बोला गया कि विवरण थे चीनी बौद्ध यात्रियों की। जब हमें इतिहास का पता लगाना होता है, तो हम उन विवरणों का प्रयोग करते हैं कि चीनी बौद्ध यात्री ने भारतीय सभ्यता के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में क्या लिखा है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता 4वीं और 7वीं शताब्दी से बहुत पहले के टाइम पीरियड वाली एक सभ्यता थी। अब ना तो इस समय कोई चीनी तीर्थयात्री आया होगा और ना ही इस सभ्यता के कोई भी साहित्य और अभिलेख मौजूद है, और अगर मौजूद भी है तो इनकी भाषा को आज तक कोई समझ नहीं पाया है। इसीलिए कनिंघम इस तरफ अपनी अटेंशन दे ही नहीं पाता। देखते हैं क्या लिखा है कि हड़प्पा जैसा पुरा स्थल ना तो एक आरंभिक शहर था और ना ही चीनी तीर्थयात्रियों के यात्रा कार्यक्रम का भाग था। इसका मतलब इस समय कोई भी चीनी तीर्थयात्री नहीं आया था। ऑब्वियसली चीनी तीर्थयात्री भारत में बौद्ध धर्म से आकर्षित होकर आए। महात्मा बुद्ध का जन्म ही 563 ईसा पूर्व में होता है। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इस समय कोई भी चीनी तीर्थयात्री
भारत में नहीं आया होगा। अतः कनिंघम ने इस ओर अपना ध्यान आकर्षित नहीं किया क्योंकि उसका इंटरेस्ट चौथी से 7वीं शताब्दी वाले काल में था। अच्छा, यह भी सच है कि 19वीं शताब्दी में जब तब मिलने वाली पुरा वस्तुओं का मतलब होता है पुरानी वस्तुओं, तो पुरानी वस्तुओं में कुछ कनिंघम तक भी पहुंची, लेकिन वे उसकी प्राचीनता का अनुमान लगाने में असमर्थ हुए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हड़प्पा की मोहर कनिंघम को मिलती है तब वो इस बात का पता नहीं लगा पाता कि हड़प्पा की जो मोहर है वो किस टाइम पीरियड की है। देखिए, मैं आपको एक हड़प्पा की मोहर दिखाता हूं जो कनिंघम को प्राप्त हुई थी। ये देखिए, ये वो मोहर है जो कनिंघम को प्राप्त हुई। अब आप ध्यान से देखिए, इस मोहर में यहां कुछ लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है इसे आज तक कोई नहीं समझ पाया, और इस जानवर का हड़प्पा सभ्यता में क्या महत्व होता था इसका सिर्फ अंदाजा ही लगा पाते हैं। वास्तविक रूप में कोई नहीं बता पाता कि इसका महत्व क्या होता था। इसीलिए कनिंघम ने इस मोहर को भी इग्नोर किया। 1875 में कनिंघम को एक हड़प्पाई मोहर मिली जो मैंने अभी आपको इमेज में दिखाई। अब इस समय जितने भी स्कॉलर्स होते थे, स्कॉलर्स मतलब विद्वान जो हुआ करते थे, उन सभी का मानना था कि भारत का जो इतिहास है वो गंगा घाटी से शुरू हुआ है। इसलिए कनिंघम ने भी यह सोचा कि वो मोहर उस समय की है जब भारत में गंगा नदी के आसपास वाली सभ्यता का विकास हुआ होगा, लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास उससे काफी समय के पहले का था। देखिए, इस काल में अधिकांश इतिहासकार और पुरातत्वविद यानी स्कॉलर्स एंड आर्कियोलॉजिस्ट वो मानते थे कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ यानी इसकी शुरुआत गंगा घाटी में पनपे शहरों के साथ हुई है। गंगा घाटी यानी आज का पूरा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कुछ मध्य प्रदेश का हिस्सा, कुछ बिहार का हिस्सा। अतः कनिंघम ने उस मोहर का संबंध एक ऐसे ही कालखंड से जोड़ने का असफल प्रयास किया, क्योंकि अब वो इसमें असफल भी हुआ। कनिंघम यह समझ नहीं पाए कि वह मोहर उनके परिचित कालखंड से बहुत पहले की थी। इसका मतलब यह हुआ कि वो उस मोहर को जिस टाइम पीरियड का सोच रहे हैं वो उसके काफी पहले के टाइम पीरियड की है। अंत में आगे चलकर 1921 और 1922 में दयाराम साहनी और अखालदास बनर्जी जैसे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की, उनकी खुदाई करवाई, और खुदाई करवाने के बाद उनको बहुत सारी कलाकृतियां वहां पर मिली, और तब यह पता चला कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक ही सभ्यता के अंग हैं। और इन्हीं सब चीजों के आधार पर सर जॉन मॉर्सल ने 1924 में पूरे विश्व के सामने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी। इसीलिए एक इतिहासकार एस.एन. राव अपनी किताब द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं कि मार्शल ने भारत को जहां पाया था, मतलब मार्शल ने भारत को पाया 1922 में, लेकिन उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि जॉन मॉर्शल ने भारत को पाया तो 1922 में था, लेकिन उसको 3000 साल पीछे लाके छोड़ दिया, क्योंकि उसने एक ऐसी सभ्यता की खोज की जो कि 3000 साल पहले की सभ्यता थी। तो ये थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड क्या था, यह सभ्यता कहां कहां फैली हुई थी, इस सभ्यता की विशेषताएं क्या थी, और बाकी सभी बातें। Thank you and best of luck all of you.